Hello, my dear friends. Welcome to this video. In this video, I'll be discussing the one of the important chapter of our CA Foundation Statistics, Paper 3 Statistics. चैप्टर का नाम है सैम्पलिंग थियरी. ये एक ऐसा चैप्टर जो रिसेंटली ऐड किया गया सिलेबस के अंदर, जो चैप्टर 1 का पार्ट बी है. और इस चैप्टर में से लास्ट अटेम्प्ट यानी कि जून 2024 के अंदर 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इस ईयर भी सेम या फिर उससे ज्यादा का इसका वेटेज हो सकता है. बहुत सिंपल सा थियोरेटिकल टॉपिक ऐड किया गया है जिससे स्टूडेंट जो है वो स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा और अच्छे से समझ सके. बट चैप्टर इजी है, उसके साथ साथ आपको ये डिफिकल्ट लगता है बिकॉज बहुत सारी चीजें नहीं होंगी. तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए वो सारी चीजों को एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल फॉर्मेट में बना के दूंगा. हमारा सबसे पहले नाम है चैप्टर का सैम्पलिंग थियरी. हमें बात करनी है अबाउट सैंपल्स. सैंपल का मतलब क्या होता है? सैंपल यानी कि एक छोटा सा पार्ट. किसका पार्ट? तो विल से इट इज अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं या फिर यूनिवर्स जिसे कहा जाता है. नाम में ही मतलब है पॉपुलेशन यानी कि सब कुछ, यानी कि यूनिवर्स, राइट. तो कहीं पर आपको ये वर्ड दिख जाए पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स, तो समझ जाना दे आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर थिंग, राइट. तो ये पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इन द स्टैटिस्टिक्स मीन द होल ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हिच कम्स अंडर द एरिया ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. अब क्या होगा कि मैं यहां पर बहुत सारी चीजें आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आऊंगा, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है. ये सारी चीजों को आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या होता है. आप अपने आप एमसीक्यू को बना लोगे, ठीक है. तो आपको सिर्फ समझना है पॉपुलेशन क्या. पॉपुलेशन मींस होल ऑफ द इंफॉर्मेशन. उसके साथ साथ हम लोग ये कहेंगे कि यहां पर पॉपुलेशन यानी कि क्या? इट इज टोटालिटी ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. सब कुछ जब इकट्ठा कर ले उसे कहना है पॉपुलेशन. फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक ऐसा सेशन आपके लिए लेके आ रहा हूं जिसके अंदर हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे. जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वही सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा. तो जैसे कि पहली चीज पॉपुलेशन यानी कि यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी कि टोटालिटी, टोटालिटी यानी कि होल ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये याद रखेंगे. उसके बाद हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आता है. 4 टाइप, बहुत सिंपल सा. कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आपके पास आता है फाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है. आपको नाम याद रखना होगा, कितने हैं वो याद रखना होगा. तो मैं कहूंगा पॉपुलेशन कितने हैं, तो 4 है. देयर आर 4 टाइप्स. पहला है फाइनाइट पॉपुलेशन. फाइनाइट का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर फाइनाइट या फिर लिमिटेड लोग हो, उसे कहना है फाइनाइट पॉपुलेशन. तो जैसे कि मैंने कह दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, यस फाइनाइट है. हम लोग गिन के कहीं रुकेंगे, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा. इट इज गोइंग टू बी अ फाइनाइट पॉपुलेशन. फिर अगर एक फाइनाइट आया तो इनफाइनाइट को बुरा लगेगा कि मुझे भी देखो यार. तो दूसरा होता है इनफाइनाइट पॉपुलेशन. नाम में मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या कि जो बहुत बड़ा है, कभी रुकेगा नहीं, ऐसे नंबर को कहा जाता है इनफाइनाइट. इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर देयर. और उसके साथ साथ और एक छोटी सी चीज जो स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए इसके अंदर, वो ये कि अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि आपको पता होगा कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि वो इंटरवल में वैल्यू ले लेता है. जैसे कि मैं कह दूं 0 से लेके 5, 0 से लेके 5 तक कितनी वैल्यू है? मतलब बहुत सारी वैल्यू है. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज फ्रॉम 0 to 5. ये सारी वैल्यूज अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं कह दूं कि 0.125, 0.12222222226, इस तरीके से मतलब ऐसे बहुत सारी वैल्यूज में बना सकता हूं. ये जब कभी भी कंटिन्यूअस के बारे में बात हो तो आप समझ जाना पॉपुलेशन जो है वो एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है. तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि फाइनाइट मतलब क्या कि रुक गया. इनफाइनाइट यानी कि कभी नहीं रुकेगा, बहुत बड़ा होगा. और उसके अंदर एक चीज याद रखेंगे क्या कि अगर कंटिन्यूअस होगा तो वो इनफाइनाइट जाएगा. मैंने एक छोटा सा एग्जांपल वही लिया. पॉपुलेशन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 5 to 20 इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन. बिकॉज बहुत सारे नंबर है, बीच में कितने सारे डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं इसके लिए, ठीक है. तो 2 होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट. इसके बाद के दूसरे 2 जो है वो इस तरीके से है कि आपको कहा जाता है कि रियल पॉपुलेशन. नाम के अंदर लिखा है
कि ऑल प्रेजेंट फिजिकली। अगर मैं कहूंगा मेरे स्टूडेंट एक रियल पॉपुलेशन है, राइट, बिकॉज दे एग्जिस्ट फिजिकली। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास एक कॉइन है जिसे मैं 3 बार टॉस करता हूं, एक कॉइन को 3 बार टॉस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? याद है वो एच 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 टी और डॉट 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 करके 8 टोटल बनता है, राइट। मैं बोलूंगा अब यहां पर जो मैंने चीज लिखी है ये एच एच एच, क्या ये ट्रिपल एच एक्सेप्ट दैट WWE वाला, ऐसा कोई ट्रिपल एच करके कोई व्यक्ति होता है क्या, कोई इंसान होता है क्या जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल एच, या फिर ऐसी कोई चीज है जिसे हम लोग ट्रिपल एच कहते हैं? नहीं। ट्रिपल एच रिप्रेजेंट करता है कि 3 बार हेड आया। तो मैं कहूंगा कि ये ट्रिपल एच कोई रियल चीज नहीं है, ये आउटकम को लिखने का एक तरीका था। तो मैं कहूंगा ये ट्रिपल एच, HTH, THT, दिस इज नथिंग बट अ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करती है। और उसका बेस्ट एग्जांपल होता है ऐसे सारे ट्रायल्स जिसके अंदर चीजों को रिपीट किया जाए। मैं बोलूंगा एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, डाई को 2 बार रोल किया, ये सारे एग्जांपल्स जो है वो हम लोग हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन में ले सकते हैं। बिकॉज 2 बार डाई रोल करता है तो हम लोग 1-1 से लेके 6-6 तक सब कुछ लिखते हैं। बट ये सारी चीजें रियलिटी में कैसे होती है? तो 1-1 नहीं होता, आउटकम्स आर 1-1 जो लिखा गया, राइट। तो हमें समझना होगा जब कभी भी रिपीटेड ट्रायल्स किए जाए उससे जो पॉपुलेशन बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइपोथेटिकल। बाकी पॉपुलेशन को हम लोग कह सकते हैं रियल पॉपुलेशन विच एग्जिस्ट इन फिजिकली, इट इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज अ रियल पॉपुलेशन। 4 कौन कौन सा? फाइनाइट, इनफाइनाइट, रियल एंड हाइपोथेटिकल। इतना याद रखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, मैंने जो बात की। अब आते हैं अबाउट सैंपल। ये सैंपल क्या है भाइयों? तो ये सैंपल में अंदर क्या होता है? तो सैंपल के अंदर हम लोग ये देखते हैं इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन का जो छोटा सा पार्ट है उसे हम लोग को कहना है सैंपल। तो याद रखेंगे सैंपल यानी कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद सैंपल के अंदर हम लोग को क्यों जरूरत है? तो सैंपल, ये MCQ बन सकता है कि बेटा सैंपल की जरूरत क्या है, सैंपलिंग क्यों करना है? बिकॉज हमको करना क्या है, मेरे पास लाख स्टूडेंट है, उसमें से मुझे उनका एवरेज निकालना है मार्क्स का। मैं लाख स्टूडेंट तक नहीं पहुंच सकता, मैं क्या करूंगा, उसमें से 100 लोगों का सैंपल लूंगा और उसका मैं आंसर निकालूंगा और बोलूंगा दिस इज देयर फॉर एंटायर पॉपुलेशन। यानी कि मैंने क्या किया, मुझे पॉपुलेशन के बारे में कुछ कहना था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहनी थी, बट मैंने किया क्या, मैंने उसके सैंपल के ऊपर काम किया और उसका जो भी एवरेज आता है वो हम लोग पॉपुलेशन के ऊपर लगा देते। तो सैंपल का काम क्या होता है, जो मैंने यहां पर लिखा, सैंपलिंग इज अ प्रोसेस whereby we judge the characteristic or draw inference about the totality या फिर यूनिवर्स जिसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन, based on judging the characteristic of the selected portion that is nothing but the sample, right? तो ये पूछा जा सकता है कि सैंपल यानी कि क्या, इट इज अ पार्ट। क्यों निकालते हैं? बिकॉज हमें पॉपुलेशन के बारे में बात करनी है, इसलिए सैंपल निकाला जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हुए हम अब कुछ सिंपल से टर्म आएंगे जो MCQ में कहीं यूज हो सकता है। सबसे पहला है सैंपल यूनिट। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर स्टूडेंट का एक पॉपुलेशन ले लिया, मैंने यहां पर उसका एक सैंपल उठाया। मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग चीजों को उठा के साइड में रखने लगा। तो ये हो गया मेरा सैंपल, ये था मेरा पॉपुलेशन, ये था मेरा पॉपुलेशन। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर सैंपल यूनिट क्या है, तो मैं कहूंगा मेरे पास 1 2 3 4, मेरे पास 4 सैंपल यूनिट है। अब इसका मतलब क्या हो गया, सैंपल यूनिट यानी कि सैंपल के जो पार्ट होते हैं उसे कहा जाता है सैंपल यूनिट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे, यूनिट्स फॉर्मिंग द सैंपल आर कॉल्ड एज अ सैंपल यूनिट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए हम फिर बात करते हैं अबाउट सैंपल फ्रेम। तो सैंपल फ्रेम, ये वर्ड है, उसका मतलब क्या? तो मैं कहूंगा कि मेरे पास सैंपल यूनिट यानी कि जिससे हमारा सैंपल बनता है उसे कहना है सैंपल यूनिट। तो ये सैंपल फ्रेम का मतलब क्या है? तो ये सैंपल फ्रेम का मतलब होता है अगर आप अपने सारे यूनिट्स को एक इकट्ठा कर दो, सारे यूनिट का एक लिस्ट बना दो, उस लिस्ट को हम लोग कहते हैं सैंपल फ्रेम। जब सारे सैंपल यूनिट इकट्ठा कर दिए जाए उसे कहते हैं सैंपल का फ्रेम है ये।
है ना। सिंपल वर्ड में कहूं, जो पूरा सैंपल होता है उसे हम लोग कहते हैं सैंपल फ्रेम। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद आता है सैंपल फ्रैक्शन, सॉरी फॉर द राइट। सो यहां पर द वर्ड इज सैंपल फ्रैक्शन। सैंपल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास 500 स्टूडेंट है, बट उस 500 स्टूडेंट में से मेरे पास इनका ये पॉपुलेशन था, ठीक है, दिस इज माय पॉपुलेशन। मैंने इन 500 स्टूडेंट का मुझे एवरेज निकालना था मार्क्स का, बट 500 तक नहीं पहुंच पा रहा था। मैंने ले लिया उनका एक सैंपल, मैंने ले लिया उनका एक सैंपल। सैंपल कितने का लिया? तो मैंने सैंपल लिया 50 का। अगर मैंने 50 का सैंपल लिया तो मैं पूछूंगा, अपने आप को पूछूंगा कि भाई मैंने कितना पार्ट का सैंपल लिया, मैंने कितने फ्रैक्शन का सैंपल लिया, तो मैं कहूंगा इट इज 50 आउट ऑफ 500। और इस चीज को हम लोग कहते हैं 50 आउट ऑफ 500, यानी कि कितने का सैंपल था, आउट ऑफ पॉपुलेशन कितने का था, उसे हम लोग कहते हैं सैंपल फ्रैक्शन। उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल n बाय कैपिटल N, जिसे कहना है हमें सैंपल फ्रैक्शन। ठीक है, ये चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे। अब यहां पर मैं आपको टोटल 4 प्रिंसिपल देने वाला हूं, एंड दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। जहां तक मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन होना ही चाहिए इस अटेम्प्ट के अंदर। क्यों? बिकॉज ये एक अच्छा बेस बनता है पूरे चैप्टर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे कहता क्या है? तो हमारे पास 4 प्रिंसिपल है। पहली चीज ये याद रखनी, क्या कि हमारे पास 4 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल किसके लिए है? तो सैंपल कैसे लेना है, क्यों लेना है, कितना लेना है, उसके बारे में बात करें। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा नेचुरल चीज है। अगर आप भी उनकी जगह पे होते तो शायद आप भी इसको सोचते। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास आता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी। ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी कहता क्या? पहले तो नाम याद रखना है कि पहला प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी। और ये कहता क्या है? ये कहता है कि अगर आपने फेयरली लार्ज साइज ऑफ सैंपल लिया है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को सेम हो जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं तो मैं कहूंगा कि मान लो कि 500 का पॉपुलेशन, 50 का लिया सैंपल, मुझे पढ़ना था उनका एवरेज मार्क्स। अब मुझे क्या लगता है कि 50 स्टूडेंट का एवरेज लेके वो वैल्यू 500 पे बिठा देना। मैं बोलूंगा मैंने 50 स्टूडेंट का एवरेज ले लिया मार्क्स का, वही एवरेज अब 500 के लिए चलेगा, मैं बोल दूंगा। बट मुझे पता है कि एक्चुअल आंसर में थोड़ा फर्क होगा। 500 स्टूडेंट के लिए जो मार्क्स होंगे उनके एवरेज में थोड़ा फर्क होना चाहिए शायद से, और मुझे लग रहा है होगा भी। तो मुझे लगता है कि मेरा आंसर में थोड़ी तो कुछ गलती होगी। अगर मुझे अपने आंसर को इंप्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, ये 50 की जगह पर मैं 100 का सैंपल ले लूंगा, तो मेरा आंसर अच्छा हो जाएगा, एक्चुअल आंसर के थोड़ा क्लोज हो जाएगा। तो हमें यहां पर यही चीज समझने मिलती है कि अगर आपके पास सैंपल साइज बड़ा होगा तो उसका आंसर और पॉपुलेशन का जो एक्चुअल आंसर है दोनों एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्लोज रहेंगे इफ यू हैव फेयरली लार्ज साइज ऑफ सैंपल। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। बट अपने को क्या याद रखने का? 4 प्रिंसिपल है। पहला ये है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, जो ये कहता है for fairly large size of a sample the characteristic of the population will be same as that of sample. ठीक है, large size of sample is always better। और इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा प्रिंसिपल, which is the thing but the principle of inertia of large number। ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपको? तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको अपने आंसर को और अच्छा करना है, ऑलरेडी अच्छा है बट और अच्छा करना है, तो क्या करो? सैंपल साइज को बढ़ा दो। तो मोर इज अ सैंपल साइज, मोर बेटर इज द आंसर, राइट? मोर इज अ सैंपल साइज, मोर बेटर इज द आंसर। तो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर जो है वो कहीं ना कहीं पहले प्रिंसिपल जैसा ही है, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी ने क्या किया? अगर बड़ा सैंपल साइज होगा तो सैंपल और पॉपुलेशन का नंबर सेम हो जाएगा। और यहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? अगर और अच्छा आंसर चाहिए तो अपने सैंपल्स की साइज बढ़ाते जाओ, आपको बेटर बेटर आंसर मिलने लगेंगे, राइट? तो दोनों प्रिंसिपल याद रखना है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर।
और दो हमारे पास प्रिंसिपल है, जो पहला उसमें से ये है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन यानी कि क्या? टू गेट द बेस्ट आंसर पॉसिबल यू शुड सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सैंपलिंग डिजाइन। यू शुड सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सैंपलिंग डिजाइन। इसका मतलब क्या? सैंपलिंग डिजाइन क्या होता है सर, ये तो नहीं सुना था हमने। टेंशन मत लो, ये जो चैप्टर है उसका एंड होता है विद सैंपलिंग डिजाइन। अलग अलग टाइप की सैंपलिंग डिजाइन होती है। मतलब कि सैंपल कैसे लेते हैं? ऐसे ही आंख बंद करके उठा लिया, किसी के ऊपर पत्थर फेंका, जिस पे पत्थर फेंका वो आदमी सैंपल में आ गया, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे अलग अलग डिजाइन होता है। बात करेंगे डिटेल के अंदर, बट अभी याद रखेंगे कि अगर ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, मतलब कि बेस्ट आंसर चाहिए, ऑप्टिमम आंसर चाहिए, तो क्या करना चाहिए? हमें एक अच्छी सैंपलिंग डिजाइन को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, टू गेट द ऑप्टिमाइज आंसर वी शुड सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सैंपलिंग डिजाइन। फिर आखिरी प्रिंसिपल यह है, इट इज प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। सर आप इतना तो बोल रहे हो सैंपल लेना है, ऐसा लेना है जो अच्छा हो, बट मैं कहूंगा कि ऐसा लेना चाहिए जिसका आंसर पॉपुलेशन के साथ मैच करे। लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी कहता क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी ये कहता है कि आपका जो आंसर है दैट शुड बी वैलिड आंसर फॉर द पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन के लिए वैलिड होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये प्रिंसिपल और एक इंपॉर्टेंट चीज कहता है, क्या पता है? वो ये कहता है द ओनली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ओनली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसका दूसरा नाम होगा रैंडम सैंपलिंग, ये अकेला ऐसा सैंपलिंग डिजाइन है जो उसको सेटिस्फाई करता है, इसको छोड़ के और कोई नहीं करता। राइट। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी वापस से समझेंगे क्या था। ये प्रिंसिपल ये कहता है जो भी आंसर सैंपल का आया वो पॉपुलेशन के ऊपर वैलिडेट करना चाहिए, और ये सब तब हो सकता है जब आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करते हो, जिसका दूसरा नाम है रैंडम सैंपलिंग। सर सवाल आ रहा है कि रैंडम सैंपलिंग क्या है? तो मतलब टेंशन नहीं लेना है, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलने वाले हैं उस वीडियो के अंदर हम लोग उसको कवर करेंगे। आज हम लोग ये जो पहला हमारा लेक्चर वीडियो है उसको हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग पर खत्म करेंगे। बट बिफोर वी स्टॉप, एक बार रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है, याद रखना है कि इस पे से कुछ भी एमसीक्यू आया तो बच्चा सॉल्व करना चाहिए अपना। सबसे पहला 4 प्रिंसिपल। सबसे पहला लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी। ये क्या कहता है? अगर सैंपल साइज बड़ा है तो सैंपल और पॉपुलेशन का नंबर सेम हो जाएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, जो आपको ये कहता है कि अगर लार्जर इज द सैंपल साइज मोर बेटर इज द आंसर। सैंपल साइज बढ़ाओ, आंसर को बेटर कर दो। राइट। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो ये कहता है टू गेट द ऑप्टिमम आंसर यू शुड सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सैंपलिंग डिजाइन। बट ये सैंपलिंग डिजाइन क्या है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ता है द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, जो ये कहता है टू गेट द वैलिड आंसर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं विच सैंपलिंग गिव्स यू द वैलिडिटी? ओनली सैंपलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसका ही दूसरा नाम है रैंडम सैंपलिंग। ठीक है। सो यहां पर हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट को फिर से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहां तक की चीजों को, बेसिक चीजों को समझा है। कुछ लिखना मत, चीजों को सिर्फ याद रख दो, अपनी बुक के अंदर सिर्फ इसको मार्क कर दो। फिर हम लोग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सेशन हम लोग इसके एमसीक्यू भी देखेंगे जब मेरा लास्ट वीडियो आएगा इसके ऊपर। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको कोई डाउट डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व द डाउट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है जी, चलो बाय बाय।